नमस्कार मित्रों, एक बार फिर सभी का स्वागत है कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। हो चुका आगाज लड़का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। और ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, अच्छे अच्छे तूफान ढल जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो आइए साथियों, एक बार पुनः से आप सभी का स्वागत है। मैं मनमोहन आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के करंट अफेयर क्लास नोट्स में। आज की वीडियो में मैं आप सभी के सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रखने वाला हूं और आज आपको 2022 में जो 29 मई को आपका आईपीएल का फाइनल हुआ था उसके भी प्रश्नों का दर्शन कराने वाला हूं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है आप सभी के लिए। सभी के सभी पॉइंट में आपको रिवाइज कराने वाला हूं। अगर आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे तो उन क्वेश्चनों को कहीं ना कहीं बार बार आप गलत कर रहे होंगे, तो उन सभी क्वेश्चनों को गलत नहीं करना है आपको। आज रिवीजन के तौर पर मैं आपको पूरा रिवाइज कराऊंगा। आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा WPL। आप सभी को पता है वुमेन प्रीमियम लीग 2023, इसका विजेता सामने हमारे आ चुका है और विजेता है मुंबई इंडियन। इन्होंने दिल्ली कैपिटल्स को हराया है, आप सभी लोग याद रख लेना। मुंबई इंडियन, इसकी जो महिला कप्तान थी इनका नाम है हरमनप्रीत कौर। तो चलिए जान लेते हैं सारी बातें। जैसे ही आपको पता है कि WPL का आयोजन मुंबई में हुआ था और इसका टाइटल स्पॉन्सर कौन था? टाटा। इसमें 5 टीम थी आपकी, मुंबई, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, RCB, गुजरात यानी कि अहमदाबाद थी, जो कि इसकी सबसे महंगी टीम थी। जबकि RCB की टीम से सबसे महंगी खिलाड़ी कौन थी? तो वो थी आपकी स्मृति मंदाना। आप सभी को पता है, इस क्वेश्चन को याद होगा आपको। 3.4 करोड़ रुपये में इनकी बोली लगी थी। जैसा कि आपको पता है कि WPL में बताया गया था पहले ही कि जो फर्स्ट रैंक पर यानी विजेता रहेगा उसको 6 करोड़ रुपये इनामी राशि, सेकंड विजेता यानी कि उपविजेता को 3 करोड़ रुपये राशि, और जो तीसरे स्थान पर रहेगा उसे, और जो तीसरे नंबर की टीम थी आपकी वो थी उत्तर प्रदेश रही थी, इसको 1 करोड़ रुपये का इनाम राशि दिया गया। अब देखिए इसमें आपका ऑरेंज कैप भी मिलता है, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड भी मिलता है, पर्पल कैप भी मिलता है। तो ये भी आपको याद रखना है। ऑरेंज कैप यहाँ पर मिला है मैक लेनिक को, दिल्ली की कप्तान थी ये, जो कि उपविजेता टीम रही थी आपकी। पर्पल कैप ये आपके हेली मैथ्यूज़, ये मुंबई इंडियंस की थी, इनको दिया गया है। और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर भी कौन रही है आपकी? हेले मैथ्यूज़ ही रही हैं। तो अब मैं आप सभी को कराता हूँ IPL 2022, जिसका 15वां संस्करण आप सभी ने देखा होगा और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं उसके कुछ पॉइंटों को भूल चुके होंगे। तो उन सभी को मैं 2 मिनट में आपको रिवीजन कराता हूँ, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, क्योंकि दोस्तों ये पूरी कॉपी ढूंढने में, खगोरने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो आप सभी लोग इस मेहनत को समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर सारे पॉइंट मैं आपको हूबहू वही दिखा देता हूँ जिस प्रकार से सर ने आपको कराए थे, और एक एक पॉइंट मैं आपको कम समय में रिवाइज भी करा देता हूँ। तो आप साथियों इस मेहनत को थोड़ा समझिए और वीडियो को लाइक करके, यदि चैनल पर नए आए हों आप सभी लोग, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। और मुझे सपोर्ट करने के लिए आप कोई बढ़िया सा कमेंट भी करिएगा। IPL स्पेशल 2022 है ना, इसके बारे में जान लेते हैं। फाइनल ये आपका मोटेरा स्टेडियम में हुआ था, अहमदाबाद गुजरात में। किसके किसके मध्य हुआ था? तो गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल के मध्य हुआ था। कप्तान थे इसके हार्दिक पांड्या, और राजस्थान रॉयल के थे कप्तान आपके संजू सैमसन। यहाँ पर विजेता टीम थी आपकी गुजरात टाइटंस, और RR यानी कि राजस्थान रॉयल्स यहाँ पर आपकी उपविजेता टीम थी। IPL की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत 2008 में हुई थी, ठीक है। 2022 में ये 26 मार्च से 29 मार्च के मध्य 29 मई के मध्य ये हुआ था, ठीक है। और इसका ये 15वां संस्करण था। इसका टाइटल स्पॉन्सर आप सभी को पता होगा कौन था? टाटा ही था। इसमें कुल टीमों की संख्या 10 थी। सबसे महंगा खिलाड़ी जो था वो था ईशान किशन। कौन था? ईशान किशन, आपको याद रखना है। ऑरेंज कैप ये जॉस बटलर को 863 रनों के लिए, और सबसे मूल्यवान सीजन इन्हीं को दिया गया था, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, ठीक है। और इसके साथ साथ पर्पल कैप किसके दिया गया था? युजवेंद्र चहल को, इन्होंने 27 विकेट लिए थे। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीज़न ये उमरान मलिक। कौन थे? उमरान मलिक। तो ये सारे पॉइंट थे, आपको याद रखने थे। आई होप आपको ये सारे पॉइंट याद आ चुके होंगे, अब आपने पढ़े हैं तो। अगर आपको याद नहीं हो तो एक बार इनको अपने कॉपी पर नोट डाउन जरूर करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन को मैंने आपके लिए बहुत गहराई से समझाने की कोशिश की है, और आप अगर इस वीडियो को पेशेंस के साथ देखते होंगे तो आपको काफ़ी मज़ा भी आता होगा। पूछा गया है वायु प्रहार अभ्यास। तो वायु प्रहार अभ्यास ये हाल ही में भारतीय सेना और वायु सेना के द्वारा आयोजित किया गया था पूर्वी कमान में, ठीक है। 96 घंटे तक ये चला है। तालमेल को बढ़ावा और क्षमता को बढ़ावा देने के लिए इसको आयोजित किया गया था वायु प्रहार अभ्यास।
तो आपसे पूछेगा किस किस के मध्य होता है, तो भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना के मध्य आयोजित किया जाता है। आगे देखिएगा, आपके सामने क्वेश्चन है सिन्यू मित्री युद्धाभ्यास। सिन्यू मित्री युद्धाभ्यास ये वायु से संबंधित है आपका, और जापान में इसको आयोजित किया गया था। इसकी खास बात मैं बताऊँगा अभी। जो सिन्यू मित्री आपका वायु युद्धाभ्यास है, जापान में आयोजित किया गया था। भारत और जापान के मध्य इसको आयोजित किया जाता है। भारत की तरफ से इसमें C-17 ग्लोब मास्टर। अब आप लोग कह रहे होंगे क्या खास बात है, तो C-17 ग्लोब मास्टर ये वही विमान है आपका जो हाल ही में तुर्की और आपका सीरिया में जो भूकंप आया था, तो उसमें सहायता प्रदान करने के लिए इसको ही भेजा गया था, और यही जापान में जाकर इसने सिन्यू मित्री युद्धाभ्यास में भाग लिया था। धर्मगौर्जन और वीरगौर्जन भी किसके साथ होता है, भारत के साथ ही होता है। जापान की बात आई है तो जापान के प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदो, प्रेसिडेंट हैं यहाँ के नारुहितो। जापान को ही निप्पनों का देश, सुकुमारों का देश कहा जाता है। इसके 4 प्रमुख द्वीप हैं, होक्काइडो, होन्शु, शियुकु और क्यूशु। करंट अफेयर के कुछ आपके इम्पोर्टेंट युद्धाभ्यास हैं, जैसे कि एम्फैक्स, ये काकीनाड आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया था। टॉरपैक्स, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। साइक्लोन, ये मिस्र और भारत के मध्य। वरुण, भारत और फ्रांस के मध्य। गरुड़, भारत और फ्रांस के साथ। शक्ति, भारत और फ्रांस के मध्य। ऐसी फ्रेंजेक्स, भारत और फ्रांस के मध्य। और हाल ही में एक हुआ है ला पेरोस, ये क्वेड और फ्रांस के मध्य होता है। यानी क्वेड के 4 देश जापान, अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के मध्य आयोजित होता है। तो ये भी आप सभी लोगों को याद रखना है। आई होप मेरी आवाज़ को आप बहुत ही गौर से सुन रहे होंगे, सभी पॉइंटों को बेहतरीन तरीके से अच्छी आवाज़ में रिवाइज भी कर रहे होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, मनरेगा के तहत सर्वाधिक मजदूरी 357 रुपये देने वाला पहला राज्य कौन सा है। यानी सर्वाधिक रुपए दिए जाते हैं मनरेगा के लिए। मनरेगा आप सब लोग जानते होंगे, बेसिकली ये पहले नरेगा था, ठीक है। क्या था, नरेगा था। 2005 के एक्ट से इसे नरेगा बनाया गया था। 2006 में इसको लागू किया गया, ठीक है। ये एक प्रकार से क्या है, 100 दिन की रोज़गार की गारंटी देता है। यानी बेरोज़गारों को गारंटी देता है किस बात की, रोज़गार की, कि उसे कम से कम 100 दिन का रोज़गार मिलेगा और उसका पैसा भी मिलेगा। तो उसी को बताया गया है। आपका एक दिन का पैसा कितना है, 357 रुपये, अगर एक दिन काम करता है व्यक्ति तो 100 दिन यहाँ पर मिनिमम होते हैं। और ये मनरेगा यानी कि नरेगा से मनरेगा कब बना, तो 2 अक्टूबर 2009 को। 2 अक्टूबर को हम क्या बनाते हैं, महात्मा गांधी। तो इसके सामने बन गया क्या, महात्मा गांधी लग गया था, ठीक है। और नरेगा एक्ट 2005 के तहत इसकी धारा 6 है, मजदूरी दर केंद्र सरकार के द्वारा ये अधिकार होगा उसमें बढ़ाने और घटाने का। तो हाल ही में 357 रुपये देने वाला पहला राज्य कौन सा होगा, आपका हरियाणा। हरियाणा सर्वाधिक ये रुपए देने वाला राज्य बन गया है मनरेगा के तहत। ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है। लागू अगर हम करें तो ये लागू कब होगा ये वाला काम, तो 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा, ठीक है। न्यूनतम अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दिया जाता है, और वृद्धि सर्वाधिक किस में हुई है, तो राजस्थान में हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, और इसमें आपको पर्यावरण स्पेशल में कुछ बातें बताऊंगा, तो गौर से इन पर्यावरण पर स्पेशल क्वेश्चनों को देखना आप लोग। इसके साथ साथ आप सभी लोग, ठीक है साथियों, तो बहुत गौर से इस क्वेश्चन को देखना आप लोग। क्वेश्चन है हमारा, पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023। तो पहली बार ये आयोजित हुआ है संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन। इसका आयोजन किया गया है बेसिकली न्यूयॉर्क में। कहाँ पर किया गया, न्यूयॉर्क में। इसकी थीम है वाटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या है, वाटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसकी थीम है। इसका को होस्ट कौन है, तो को होस्ट हैं इसके 2 देश, एक तो तजाकिस्तान है और एक आपका कौन सा है, नीदरलैंड, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी, तजाकिस्तान की, तो तजाकिस्तान की राजधानी है दुशांबे और नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। क्या है, एम्स्टर्डम, जहाँ पर नीदरलैंड में आपको पता है द हैग है, और द हैग में आपका क्या है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर है, ठीक है। अब कमेंट बॉक्स में आप मुझे एक पॉइंट बताइए। पॉइंट आपको ये बताना है कि विश्व जल दिवस कब मनाते हैं, ठीक है। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं। देखिए साथियों, आप सभी के लिए पर्यावरण विशेषांक है, और इसमें आपको पर्यावरण से संबंधित सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। स्टॉकहोम सम्मेलन, तो ये स्टॉकहोम सम्मेलन आपका कब हुआ था, 1972 में स्वीडन में आयोजित किया गया था सतत विकास के लिए, और ये पहला आपका वैश्विक सम्मेलन था। इसमें ही आप सभी को बताया क्या हुआ था, पहला वैश्विक सम्मेलन था ये सतत विकास पर।
इसके बाद आपको पता है पहला पर्यावरण सम्मेलन 5 जून 1974 को आयोजित किया गया था और इसी के तहत आपके क्या की गई थी, UNEP की स्थापना की गई थी। ठीक है, UNEP की स्थापना की गई थी और 5 जून 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और पहली बार आपका पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था, 1974 में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो आपसे पूछिए पहला पर्यावरण दिवस हम कब मनाते हैं, 5 जून को मनाते हैं। आगे देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसके संरक्षण के लिए, ओजोन परत संरक्षण के लिए कनाडा में आयोजित किया गया था 16 सितंबर 1987 को। पहला पृथ्वी सम्मेलन जिसे हम रियो सम्मेलन भी कहते हैं, ये 1992 में हुआ था आपका रियो डी जेनेरियो में, इसीलिए इसको रियो सम्मेलन भी कहते हैं। इसके रिपोर्ट को हम कहते हैं एजेंडा 21। ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करने के लिए 1997 में आपका क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था जापान में COP 3 के तहत। COP फर्स्ट आपका कब हुआ था, तो 1995 में हुआ था। ये कहाँ हुआ था आपका, बर्लिन जर्मनी में। ठीक है, आगे देखिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया था आपका, 1972 में। टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था, आप सभी को बताया टाइगर प्रोजेक्ट ये 1973 में आया था। ठीक है, हाथी प्रोजेक्ट कब आया था, 1992 में आया था। गेंडा प्रोजेक्ट 1987 में आया था। ठीक है, कछुआ प्रोजेक्ट ये 1975 में आया था। तो ये आप सभी को याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए डॉल्फिन प्रोजेक्ट कब आया था, तो ये 5 अक्टूबर 2009 में आया था डॉल्फिन प्रोजेक्ट, और 5 अक्टूबर को ही हम डॉल्फिन डे भी मनाते हैं। जैव विविधता दिवस प्रत्येक 22 मई को मनाते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए जल दिवस कब मनाते हैं, फटाफट से मैं आपका आंसर देखना चाहता हूँ क्या है। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला विश्व का पाँचवा बॉक्साइट CRM किसने विकसित किया है, तो आप सभी को पता है बॉक्साइट CRM ये विकसित किया है नाल्को, नेशनल एल्यूमिनियम को लिमिटेड के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसको बनाया गया है नाल्को, आप सभी लोग जानते होंगे। ये किससे संबंधित है, एल्यूमिनियम से संबंधित है, आपका एल्यूमिनियम उद्योग से संबंधित है नाल्को। इसका मुख्यालय कोरापुर उड़ीसा में है और इसमें सहयोग किसने किया था, तो आप सभी लोग याद रख लेना BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है आपका ट्राम्बे महाराष्ट्र में है। ठीक है, और इसका नाम क्या रखा गया है बॉक्साइट CRM का, तो नाम रखा गया है BARC B1201। ठीक है, इसका नेम भी रखा गया है, ये आपको याद रखना है। ऐसे ही नाल्को के साथ साथ आपको हैंडल को याद रखना है। ये रेणुकूट में है आपका यूपी में, नाल्को कोल्हापुर में है। ठीक है, और बाल्को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कहाँ पर है बाल्को। इसके बाद देखिए CRM क्या है ये, तो सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल, प्रमाणित संदर्भित मैटर। भविष्य में आने वाली धातुएं होंगी उनकी तुलनाओं का एक मानक है आपका CRM। एल्यूमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है, एल्यूमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त होता है। बोकारो आपका झारखंड में है, राउरकेला आपका उड़ीसा में है, दुर्गापुर आपका पश्चिम बंगाल में है और भिलाई आपका छत्तीसगढ़ में है। आगे अगला क्वेश्चन देखिए अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। तो अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट ये आपका आप सभी को याद रखना है। देखिए अरावली इसका निर्माण कब हुआ था, ये आप सभी लोग जानते होंगे पर्वतमाला है और इसका निर्माण हुआ था कब, प्री कैवरियन। इसी को हम क्या कहते हैं, खनिजों का अजायब घर भी कहते हैं। इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो टोटल इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 692 किलोमीटर है। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है कौन सी, गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। ठीक है, ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक आपकी फैली हुई है। ठीक है, और इसके शुरुआत के 5 मिनट के जो 5 किलोमीटर का आपका हिस्सा होगा उसमें बफर जोन उसे कहेंगे, इसमें ग्रीन इसको किया जाएगा। तो आप लोग याद रखें ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट क्या है, ये स्टार्ट किया गया है उस क्षेत्र को हरा भरा करने के लिए। ठीक है, उसकी मिट्टी को कटाव को कम करने के लिए, मरुस्थलीकरण को कम करने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और रोज़गार को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, जब पर्यटन बढ़ेगा तो रोज़गार तो बढ़ेगा ही, ऑब्वियसली सीधी सी बात है, आप सभी को पता है। तो इसे स्टार्ट कहाँ से किया गया है, टिकली गांव। ये टिकली गांव कहाँ है आपका, हरियाणा में। ठीक है, अरावली टिकली गांव हरियाणा में। हरियाणा से हाल ही में एक योजना स्टार्ट हुई थी, मैं आपको बताऊँगा अभी, दयालु योजना। कौन सी, दयालु योजना को स्टार्ट किया गया था। अब हाल ही में इसको स्टार्ट किसने किया है, वॉल प्रोजेक्ट को, तो भूपेंद्र यादव ने, पर्यावरण मंत्री हमारे। और ये मॉडल हमने कहाँ से लिया है, तो मॉडल लिया है हमने अफ्रीकी ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट से। ठीक है, अफ्रीका में भी ऐसा ही एक प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उसी का हमने नकल किया है अफ्रीकी ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का, और इसका नाम रखा है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। देखिए हरियाणा की बात आई है तो ई अधिगम योजना कहाँ की है, हरियाणा की है।
है ना। आप सभी को पता है। ई अधिगम योजना कहाँ की है? हरियाणा की है। ग्रेन एटीएम ये कहाँ पर है? आपका गुरुग्राम हरियाणा में है ना। इसके साथ साथ आपको क्या रखना है, हाल ही में गुजरात में ही आपको पता है ISA है ना, गुजरात के गुरुग्राम में ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस है। तो सोलर अलायंस में कितने देश, कमेंट करके बताइए कि वर्तमान में सोलर अलायंस में कितने देश हैं, ठीक है। और इसके हेड कौन है वर्तमान में, ये भी कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें आपके लिए बहुत सारे फैक्ट मैंने लिखे हैं। 37वां जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। तो हाल ही में 37वें नंबर का जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है उड़ीसा को। उड़ीसा में एक स्थान है आपका गर्दमर्दन की पहाड़ियाँ हैं जिसे आयुर्वेद का स्वर्ग कहा जाता है। ये बोलागिर जिला में आपकी स्थित है। तो उड़ीसा की अगर हम बात करें तो उड़ीसा में 3 हो चुकी हैं आपकी जैव विविधता विरासत स्थल। पहला था उड़ीसा में आपका कंधमार, जहाँ की हल्दी बहुत फेमस है। सेकंड है आपका महेंद्रगिरी, ये 2022 में शामिल किया गया था। और तीसरा आपका बन गया गंधमर्दन की पहाड़ियाँ, ठीक है। भारत का पहला कौन सा था जैव विविधता विरासत स्थल, तो ये 2007 में बनाया गया था, नल्लूरी इमली गाँव। ये नल्लूरी इमली गाँव कहाँ है आपका, कर्नाटक में, ठीक है। इसके बाद देखिए ललन टॉप क्वेश्चन आपके क्या कहते हैं। तमिलनाडु का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य ये कौन सा है, धानथाई वन्यजीव अभ्यारण्य। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाते हैं। एक्ट कब आया था, 2002 में, ठीक है, 2002 में। आप सभी लोग याद रखना क्या करना है आपको, COP15 ये जैव विविधता संबंधित था आपका, मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था। पृथ्वी के फेफड़े कैसे कहते हैं, अमेजोन वर्षावन को। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपकी जैव विविधता पाई जाती है ब्राज़ील में। 53वां टाइगर रिजर्व ये रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तराखंड बुंदेलखंड क्षेत्र में आपका। वर्ल्ड हेरिटेज साइट टोटल कितनी है, 40वीं कौन सी है आपकी, धौलावीरा। रियो सम्मेलन 1992 में हुआ था। इसकी रिपोर्ट को हम क्या कहते हैं, एजेंडा 21। इसी को हम क्या कहते हैं, रियो डी जेनेरियो, ये वहीं पर हुए थे इसलिए इसको रियो सम्मेलन भी कहते हैं। पहला पृथ्वी सम्मेलन भी इसी को कहते हैं। आगे देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। युद्ध और महिला पुस्तक, युद्ध और महिलाएं पुस्तक ये किसने लिखी है, तो डॉक्टर M.A. हसन ने लिखी है। किसने लिखी है, M.A. हसन, ठीक है। M.A. हसन ने युद्ध और महिला नामक पुस्तक लिखी है। इसे लॉन्च किया गया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसीलिए UNO में, ठीक है। बंगाली महिलाओं के ऊपर जो शोषण और अत्याचार हुआ था 1971 के युद्ध के दौरान, तो उसमें घटित घटनाओं के बारे में इन्होंने डॉक्टर M.A. हसन के द्वारा इसमें वर्णित किया गया है, ठीक है। युद्ध और महिलाएं, वॉर एंड वुमेन, ये काफ़ी अच्छी पुस्तक है, ठीक है। तो UNO में इसको लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा किया गया है ये भी आपको याद रखना है। UNO में अगर हम बात करें तो एक बैठक चल रही थी, उसी बैठक के दौरान इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। UNO की अगर हम बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो न्यूयॉर्क में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी UNO की, तो 24 अक्टूबर 1945 को। इसके हेड कौन है वर्तमान में, एंटोनियो गुटारेस। कमेंट बॉक्स में बताइए कि वर्तमान में UNO के कितने अंग कार्य कर रहे हैं, ठीक है। 6 अंगों में से कितने ऐसे अंग हैं जो कार्य कर रहे हैं। इसके बाद देखिए कुछ पुस्तक हैं आपकी, जैसे अ मैटर ऑफ द हार्ट, ये अनुराग बेहर की है। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, बिपिन रावत के ऊपर लिखी गई है, रचना विश्वत के द्वारा। एज गुड एज माई वर्ड, KM चंद्रशेखर की ऑटोबायोग्राफी है। विक्ट्री सिटी, यह सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई थी। आज का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और परीक्षाओं में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है आपका, विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो जैसा कि आपको पता है विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप भारत में चल रही है नई दिल्ली में, जिसके ब्रांड एम्बेसडर भी हमने पढ़े थे MC मैरी कॉम, है ना, जो 6 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की विजेता रही हैं। और फरहान अख्तर इसके क्या रहे थे, ब्रांड एम्बेसडर रहे थे। तो आप सभी लोग याद रखना, निखत जरीन ने पुनः से यहाँ पर क्या किया है, गोल्ड मेडल जीता है। और MC मैरी कॉम के बाद सर्वाधिक जो गोल्ड मेडल जीते हैं वो इन्हीं ने जीते हैं दूसरी बार। इसके साथ साथ 3 अन्य आपकी महिलाएं हैं, उनने भी गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। ये 13वें नंबर का आपका था और भारत ने इसमें 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो चारों महिलाओं के नाम आपको याद रखने हैं। नीतू गंगास, इन्होंने कॉमनवेल्थ में भी गोल्ड मेडल जीता था। निखत जरीन, इन्होंने भी कॉमनवेल्थ में भारत के लिए गोल्ड जीता था। इससे पहले जो हमारी बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी उसमें भी गोल्ड मेडल जीता। और पुनः से आपकी जो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप दिल्ली में हुई है इसमें भी गोल्ड मेडल जीता है। लवलीना बोरगोहन, ये टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीत कर लेकर आई थी भारत में और विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लेकर आई हैं। एक नाम जो आपने नहीं सुना होगा, स्वीटी बुरा, ये स्वीटी बुरा, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है 81 किलोग्राम की कैटेगरी में। तो इनका नाम भी आप लोग याद रख लेना। चारों नाम नीतू गंगास, निखत जरीन,
नीतू भंगास, निखत जरीन और लवलीना बोरगोहेन और स्वीटी बुरा, चारों नाम आपके जो वहाँ पर रटे हुए होने चाहिए। आगे देखिए, वन वर्ल्ड वन टीवी समिट। तो वन वर्ल्ड वन टीवी समिट हाल ही में आयोजित किया गया है वाराणसी। ये वही वाराणसी है जहाँ पर सबसे पहले रोपवे सेवा को शुरू किया गया था। एससीओ की सांस्कृतिक राजधानी बनाई गई, ठीक है, वाराणसी को बनाया गया था। ये सारे पॉइंट आपको इससे याद रखने हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा वन वर्ल्ड वन टीवी समिट को आयोजित किया गया था। रुद्रावक्ष सेंटर है यहाँ पर, ठीक है। टीवी डे कब मनाते हैं आप सभी को पता है, 2024 को मनाते हैं, 24 मार्च को मनाते हैं। 1982 में पहली बार मनाया गया था। और टीवी के बैक्टीरिया की खोज की गई थी, माइक्रो बैक्टीरिया की, कब, 1882 में रॉबर्ट कोच के द्वारा, ठीक है, रॉबर्ट कोच के द्वारा। हाँ, लक्ष्य क्या है, टीवी हारेगा देश जीतेगा। तो इसका लक्ष्य मतलब भारत से ख़त्म करने का लक्ष्य क्या है इसका, उन्मूलन करने का 2025 का लक्ष्य, ठीक है। अब देखिए कुछ बैठकें हैं आपके लिए, इनको याद कराऊंगा। देखिए ये बैठक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 18वां G20 2023 सम्मेलन कहाँ हुआ है, भारत में। G27 COP27 2022 ये आपका 2023 है ये, ठीक है। COP27 यहाँ 2023 का लेना, शर्म अल शेख मिस्र में आयोजित हुआ था। WEP 2023 दावोस स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन हुआ। SCO का पहला अंतर्राष्ट्रीय एवं एक्सपो आयोजित कहाँ हुआ था, गुवाहाटी में। अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ था। 5वां भारत आसियान व्यापार शिखर सम्मेलन कुआलालंपुर में हुआ। भारत मध्य एशिया संयुक्त कार्य समूह सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। 85वां कांग्रेस का महाधिवेशन रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ। और 146वीं अंतर संसदीय संसद बैठक कहाँ हुई थी, मनामा बहरीन में हुई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप सभी को याद रखना था। अब आप सभी को कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का आंसर बताना है, ठीक है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा जो होती है हमारी, राज्यसभा आप सभी लोग जानते होंगे, राज्यसभा में उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है। राज्यसभा में उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है। लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा, ठीक है। अगर आपको पता होगा तो गौर से सुनेंगे आप लोग इस क्वेश्चन को, नहीं पता होगा तो जयराम जी की करेंगे और वीडियो स्किप कर देंगे, ठीक है। तो ये आज की वीडियो थी जो आपको पसंद आई होगी, आई होप, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। और कोई पॉजिटिव कमेंट हो मेरे लिए जो आप लोग छोड़ना चाहते हो तो उसे भी छोड़ सकते हैं। बाकी आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।